हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अभ्यास मंत्र 36 पर। आज हमारी पर्यावरण की तीसरी क्लास है और हम इसमें यूनिट 3 के जो कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा क्लास ईवीएस का। आपका यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? जो प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन है, बच्चों को पर्यावरण के बारे में तकनीकी जानकारी देना, बच्चों को कक्षा की शिक्षा को स्कूल के बाहर के जीवन से जोड़ने में मदद करना, बच्चों को विज्ञान के विशेषज्ञ बनाना, पर्यावरणीय शब्दावली को याद करवाना। तो आपका यहाँ पे आंसर होगा, पर्यावरण का जो अध्ययन का उद्देश्य है प्राथमिक स्तर पर बच्चों को कक्षा की शिक्षा को स्कूल के बाहर के जीवन से जोड़ने में मदद करना। प्राथमिक स्तर पर बच्चों को तकनीकी जानकारी की आवश्यकता नहीं होती, ना ही पर्यावरण को विज्ञान का विशेषज्ञ बनाना होता है और पर्यावरण शब्दावली को याद करवाना रहता है। बच्चों को जो है स्कूल के बाहर के जीवन या फिर अपने आसपास के वातावरण से जोड़ना ही पर्यावरण का मुख्य उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एनसीएफ 2005 के अनुसार पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम का प्रमुख सारोकार क्या होना चाहिए? ऑप्शन है यहाँ पे, ए समानता, न्याय और मानवीय गरिमा के प्रति संवेदनशीलता विकसित करना, बी केवल परीक्षाओं में उच्च अंक प्राप्त करना, सी बच्चों को कठिन वैज्ञानिक प्रयोग सिखाना, या फिर डी इतिहास की तिथियां याद करवाना। आपका आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन ए समानता, न्याय और मानवीय गरिमा के प्रति संवेदनशीलता विकसित करना। जैसे कि प्राथमिक स्तर पर बच्चों के मन में जो व्याप्त होती है जाति भेद, अमीरी गरीबी, काला गोरा, छुआछूत, अमीर गरीब, इसके प्रति जो है आलोचनात्मक सोच विकसित करनी चाहिए और उनमें जो है समानता, न्याय और मानवीयता के प्रति जो है संवेदनशीलता विकसित करनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे आपका एक्सप्लेनेशन दिया गया है, अगर आप इसे पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं पॉज करके या फिर स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न क्रमांक 3 है आपका, कक्षा 3 से 5 तक के ईवीएस पाठ्यक्रम को कितने मुख्य विषयों में बांटा गया है? ऑप्शन है ए 4, बी 6, सी 8 या फिर डी 10। तो यहाँ पे आंसर है आपका, कक्षा 3 से 5 तक के ईवीएस पाठ्यक्रम को मुख्य विषयों में कुल 6 मुख्य विषयों में बांटा गया। कौन कौन सा देखते हैं। इसमें जो है एनसीएफ 2005 के अनुसार जो पारंपरिक इसको ईवीएस को जो है अध्याय में बांटने के बजाय इसको 6 थीम में बांटा गया है। 6 थीम में बांटा गया है। कौन कौन सा? परिवार और मित्र, परिवार और मित्र। दूसरा क्या है? भोजन। तीसरा है यहाँ पे पानी। चौथा है आश्रय या फिर आवास। पांचवा है यात्रा, ट्रेवल। और छठवा है चीजें जो हम बनाते हैं और करते हैं। ठीक है, थिंग्स वी मेक एंड डू, चीजें जो हम बनाते हैं और करते हैं, बनाते हैं और करते हैं और करते हैं। ठीक है, पर्यावरण को इन 6 थीम में बांटा गया है। आगे बढ़ते हैं, प्राथमिक स्तर पर ईवीएस पाठ्यक्रम की प्रकृति कैसी है? ऑप्शन है यहाँ पे, ए एकल विषयक, बी एकीकृत, सी केवल सैद्धांतिक या फिर डी अमूर्त। प्राथमिक स्तर पर ईवीएस पाठ्यक्रम की प्रकृति जो है एकीकृत होती है, इंटीग्रेटेड होती है। छोटे बच्चे जो है अपने जो परिवेश में अलग अलग विषयों जैसे कि भौतिक, इतिहास के रूप में नहीं देखते हुए
इतिहास, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, भूगोल ये सब के बारे में वो नहीं देखते। वो समग्र रूप में जो है एक संपूर्ण इकाई के रूप में ईवीएस को देखते हैं। इसीलिए प्राथमिक स्तर पर जैसे कक्षा 3 से 5 हो गया, इसमें विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा को अलग-अलग पढ़ाने के बजाय क्या किया गया है, एक ही तीनों विषयों को मिला के एक ही पुस्तक बना दी गई है। इसे एकीकृत विषय बना दिया गया है। एकीकृत विषय बना दिया गया है। ठीक है? आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 5 है आपका। पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम में जेंडर रूढ़िवादिता पर चर्चा करने का क्या उद्देश्य है? ऑप्शन है ए, लड़कों और लड़कियों के बीच भेदभाव बढ़ाना। बी, समाज में व्याप्त असमानताओं के प्रति आलोचनात्मक सोच विकसित करना। सी, केवल लड़कियों को शिक्षित करना। या फिर डी, बच्चों को समाज के नियमों का आंख मूंद कर पालन करना सिखाना। आपका यहाँ पे आंसर होगा, समाज में जो व्याप्त असमानताओं के प्रति आलोचनात्मक सोच, क्रिटिकल थिंकिंग विकसित करना जो है जेंडर रूढ़िवादिता पर चर्चा करने का मुख्य उद्देश्य है। जैसे कि हम मतलब हमें व्याप्त होता है कुछ, जो जन्म से हमारे मन में जो है डाल दिया जाता है कि ये काम लड़कियों का होता है, ये काम लड़कों का होता है। खाना बनाना लड़कियों का काम है, बाहर का काम करना, बाइक चलाना, कार चलाना, ये सब लड़कों का काम है। मतलब लड़कियां घर के अंदर ही अच्छी लगती हैं, लड़के जो है बाहर का काम करेंगे। ये सब जो है हमारे अंदर पहले से ही व्याप्त है। तो ये इस सब जो है जेंडर रूढ़िवादिताओं को दूर करने के लिए पाठ्य पुस्तकों में जानबूझकर जो है ऐसी कहानियां, जैसे कि कल्पना चावला, सुधा चंदन, सुनीता विलियम्स, ये सब के बारे में जो है इन सब के बारे में बताया गया है, इन सब के बारे में दिया गया होता है, जिससे क्या ये जेंडर रूढ़िवादिता या फिर रूढ़ियों को जो है तोड़ती है। इसका उद्देश्य जो है बच्चों में यह सोच विकसित करना होता है कि क्षमता का जेंडर से कोई लेना देना नहीं होता है। ठीक है? इंसान की क्षमताओं का उसके जेंडर से कोई लेना नहीं देना नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 6 है, बच्चों में किसी भी नई अवधारणाओं के नियम के लिए सबसे आवश्यक क्या है? ऑप्शन है ए, शिक्षक का लंबा व्याख्यान। बी, प्रत्यक्ष अनुभव और सक्रिय भागीदारी। सी, ब्लैक बोर्ड से नोट्स उतारना। या फिर डी, पाठ्य पुस्तक को जोर जोर से पढ़ना। आपका यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जो है प्रत्यक्ष अनुभव, डायरेक्ट एक्सपीरियंस और सक्रिय भागीदारी। बच्चों में किसी भी नई अवधारणाओं के निर्माण के लिए आवश्यक क्या है? प्रत्यक्ष अनुभव और उनकी जो है सक्रिय भागीदारी। ठीक है? जैसे कि ज्ञान को बाहर के बच्चों के दिमाग में नहीं डाला जा सकता, डायरेक्ट हम बच्चों के दिमाग में नहीं डाल सकते। ठीक है? बच्चा अपने ज्ञान का निर्माण जो है स्वयं करेगा, देख के, सीख के स्वयं ही वो अपने ज्ञान का निर्माण करता है। ठीक है? जैसे कि छोटे बच्चे होते हैं, वो जो है आग के पास बार-बार जाते हैं। उनको जब भी हटाया जाता है वो फिर चले जाते हैं, फिर हटाया जाता है वो फिर चले जाते हैं। जब तक वो आग को नहीं छू लेते और जल नहीं जाते। जब तक उनको प्रत्यक्ष अनुभव नहीं होता, तब तक उनमें एक नई अवधारणा नहीं आती कि हम वो आग को नहीं छूना है, क्योंकि आग को छूने से जल जाते हैं। ठीक है? ऐसे ही जो है बच्चे हर कॉन्सेप्ट प्रत्यक्ष अनुभव करके और सक्रिय भागीदारी से सीखते हैं, जिसके वजह से उनके जो है मस्तिष्क में उस चीज को लेके एक नई अवधारणाएं बनती है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 7 है, यदि कोई बच्चा यह मानता है कि सभी उड़ने वाली चीज जीव पक्षी होते हैं और वह चमगादड़ को भी पक्षी मानता है, तो ये क्या दर्शाता है? ऑप्शन ए, बच्चे का अज्ञान। बी, बच्चे की वैकल्पिक अवधारणा। सी, बच्चे का मानसिक विकार। डी, शिक्षा की विफलता।
इसका आंसर क्या होगा? बच्चे की जो है वैकल्पिक अवधारणा। ठीक है, बच्चे की वैकल्पिक अवधारणा। स्कूल आने से पहले जो है बच्चे अपने आसपास की दुनिया को देख के कुछ सीखते हैं। जैसे कि हमेशा चिड़िया को उन्होंने उड़ते हुए देखा है, तो जितनी भी उड़ने वाली चीज होंगी उनको वो क्या समझेगा? वो चिड़िया ही समझेगा। ठीक है, इसी क्रम में जैसे चमगादड़ हो गया, गिलहरी है, उस सबको भी वो पक्षी मान लेता है। ये जो है शिक्षा शास्त्र में इसको जो है गलत अवधारणा बोलने के बजाय इसको वैकल्पिक अवधारणा बोला गया है। ठीक है, या फिर इसको भोली अवधारणा भी बोला गया है। आगे बढ़ते हैं। अवधारणाओं के निर्माण में कौन सी प्रक्रिया मूर्त से अमूर्त की ओर जाती है? अवधारणाओं के निर्माण में कौन सी प्रक्रिया मूर्त से अमूर्त की ओर जाती है? ऑप्शन ए है आगमनात्मक तर्क, बी निगमनात्मक तर्क, सी रटंत विद्या या फिर डी बिना सोचे मान लेना। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मूर्त से अमूर्त तक जो है आगमनात्मक तर्क में होता है। ठीक है, मूर्त से अमूर्त। जैसे कि आगमनात्मक विधि में हम पहले बच्चों को बहुत सारे उदाहरण देते हैं। पहले जो है उदाहरण देंगे। ठीक है, उदाहरण देंगे, उसके बाद फिर नियम समझाएंगे। ठीक है, निगमनात्मक में इसी का विपरीत है, पहले हम नियम देंगे, उसके बाद इसको उदाहरण के थ्रू समझाएंगे। ठीक है, जैसे कि मूर्त उदाहरण मूर्त होते हैं जिन्हें बच्चा देखता है। ठीक है, जैसे बच्चों को विभिन्न प्रकार की पत्तियां दिखा के उनको मूर्त अनुभव या फिर मूर्त उनको उदाहरण दिया जाता है। फिर ये निष्कर्ष निकाला जाता है कि सभी पत्तियों में जो है क्लोरोफिल पाया जाता है और पत्तियां ही जो है प्रकाश संश्लेषण से जो है सूर्य से भोजन का निर्माण करती हैं। पत्तियां हरे रंग की होती है, कौन सी पत्तियां किस पेड़ की है, ये सभी उनको समझाया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 9 है, पर्यावरण अध्ययन में अवधारणाओं को कैसे प्रस्तुत किया जाना चाहिए? ऑप्शन है यहाँ पे, ए जटिल से सरल की ओर, बी ज्ञात से अज्ञात की ओर, सी अमूर्त से मूर्त की ओर, डी वैश्विक से स्थानीय की ओर। आपका जो है पर्यावरण अध्ययन में अवधारणाओं को जो है हमेशा ज्ञात से अज्ञात की ओर प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, ज्ञात से अज्ञात की ओर प्रस्तुत किया जाता है। बच्चों को नया ज्ञान हमेशा उसको पुराने ज्ञान से जोड़ के दिया जाता है। ठीक है, बच्चे को जो है नया ज्ञान उनके पुराने ज्ञान से जोड़ कर दिया जाता है। जैसे कि बच्चों को जो है अगर हम जंगली जानवर या फिर विदेशी जानवर के बारे में हम पढ़ाना चाहते हैं, तो उनको पहले अपने आसपास के जानवरों के बारे में पढ़ाएंगे, उनके बारे में बात करेंगे, तब जाके उनको एक नई शिक्षा देंगे। ठीक है, नया ज्ञान उनमें विकसित करेंगे। आगे बढ़ते हैं। जल चक्र की अवधारणा को कक्षा 4 के बच्चों को समझाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? ऑप्शन है, ए केवल परिभाषा रटवाना, बी एनिमेशन दिखाना और पानी को उबालकर भाप बनते हुए दिखाना, सी परीक्षा में पूछने की धमकी देना या फिर डी एक लंबा निबंध लिखवाना। तो जो वाटर साइकिल होता है उसको जो है बच्चों कक्षा 4 के बच्चों को समझाने का सबसे अच्छा तरीका क्या होगा? एनिमेशन दिखाना और पानी को उबाल कर भाप बनते हुए या फिर उसका प्रयोग करते हुए दिखाना, जिससे क्या है बच्चे जो है जल्दी सीखते हैं और बच्चों को जो है दृश्य श्रव्य सामग्री या फिर कक्षा में किए गए छोटे प्रयोग भी सबसे प्रभावी होते हैं। बच्चे जो है देख कर या प्रत्यक्ष अनुभव करके सीखते हैं। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 11 है, प्राथमिक स्तर के ईवीएस में सामाजिक अध्ययन का मुख्य फोकस क्या होता है? प्राथमिक स्तर के ईवीएस में सामाजिक अध्ययन का मुख्य फोकस क्या होता है? ए प्राचीन इतिहास और राजाओं के नाम, बी बच्चा उसका परिवार समुदाय और उनके बीच के संबंध, सी विश्व भूगोल और अक्षांश देशांतर रेखाएं या फिर डी अर्थशास्त्र के जटिल नियम। आपका यहाँ पे आंसर होगा
प्राथमिक स्तर में ईवीएस में सामाजिक अध्ययन का मुख्य फोकस होता है बच्चा, उसका परिवार, समुदाय और उनके बीच के संबंध जो है इसके बारे में पढ़ाना, ठीक है। बच्चों को जो है उनको राजा महाराजाओं के इतिहास या फिर अर्थशास्त्र के नियम ये सब जो है पढ़ना नहीं होता है। इनका जो दायरा होता है वो जो है अपने आसपास तक का ही होता है, ठीक है। सबसे पहले बच्चों को उनके परिवार, रिश्तेदार, आस पड़ोस, समुदाय, पर्यावरण इस सब के बारे में पढ़ाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। ईवीएस में काम और खेल विषय को शामिल करने का क्या कारण है? ईवीएस में काम और खेल विषय को शामिल करने का क्या कारण है? ऑप्शन है यहाँ पे ए बच्चों को खेलने से रोकना, बी विभिन्न व्यवसायों और श्रम की गरिमा के प्रति सम्मान पैदा करना, सी केवल खेल के नियम सीखना या फिर डी बाल श्रम को बढ़ावा देना। यहाँ पे आपका आंसर होगा ईवीएस में काम और खेल विषय को शामिल करने का कारण क्या है? विभिन्न व्यवसायों और श्रम की गरिमा के प्रति सम्मान पैदा करना, ठीक है। प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान प्राथमिक स्तर पर जो है ईवीएस में काम और खेल विषय को शामिल करने का जो है कारण है विभिन्न व्यवसायों और श्रम की गरिमा के प्रति सम्मान पैदा करना। जैसे कि समाज में विभिन्न प्रकार के अलग-अलग जो है लोग रहते हैं, जैसे कि हो गया किसान हो गया, शिक्षक हो गए, डॉक्टर हो गए, मोची हो गए, प्लम्बर हो गए, ये सभी। तो बच्चों को अक्सर पूर्वाग्रह आ जाता है कि कुछ काम जो है छोटे होते हैं, कुछ काम बड़े होते हैं। जैसे कि इस विषय को जो है शामिल करने का उद्देश्य ये होता है कि डिग्निटी ऑफ लेबर स्थापित करना, ताकि बच्चे समझे कि समाज को सुचारू रूप से चलाने के लिए अम, हर काम ज़रूरी होता है, ठीक है? और हर व्यक्ति का उतना ही अपना महत्व होता है। जितना कि एक किसान का महत्व होता है, उतना ही एक डॉक्टर का महत्व होता है। जितना ही एक डॉक्टर का महत्व होता है, उतना ही एक किसान का महत्व होता है, ठीक है? ये दोनों ही अपने-अपने जगह में श्रेष्ठ होते हैं। प्रश्न क्रमांक 13 देखते हैं। कक्षा में विभिन्न क्षेत्रों, भाषाओं और संस्कृतियों के बच्चे हैं। ईवीएस शिक्षा को इसे किस रूप में देखना चाहिए? ए एक समस्या या बाधा के रूप में, बी एक समृद्ध शिक्षण संसाधन के रूप में, सी बच्चों को अलग-अलग बैठाने के कारण के रूप में या फिर डी इसे नजरअंदाज कर देना चाहिए। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा अगर कक्षा में विभिन्न क्षेत्रों, भाषाओं और संस्कृतियों के बच्चे हैं, तो उन्हें शिक्षक को एक समृद्ध या फिर एक समृद्ध शिक्षण संसाधन के रूप में उसे देखना चाहिए। यहाँ पे जो है बहुसांस्कृतिकता या फिर मल्टीकल्चरलिज्म कहा जाता है इसे, ठीक है? जब एक ही कक्षा में जैसे कि अलग-अलग राज्य के बच्चे पढ़ते हैं, तो शिक्षक को किसी किताब की ज़रूरत नहीं है। बच्चे एक-दूसरे के विभिन्न त्योहारों, पहनावे, खान-पान बोली सबको अपने मतलब अब खुद ही सीख सकते हैं। इसीलिए विविधता कोई एक समस्या नहीं होती है, ठीक है? या फिर एक बाधा नहीं होती है और बच्चों को अलग-अलग बैठाना अनिवार्य नहीं होता है। बच्चे को जो है एकीकृत शिक्षा के माध्यम से उनके एक-दूसरे की संस्कृति के बारे में बताया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। ईवीएस की कक्षा में ग्राम पंचायत या नगर निगम के कार्यों की चर्चा क्यों की जाती है? ए बच्चों को राजनीतिज्ञ बनाने में, बी स्थानीय स्वशासन और सामुदायिक जीवन की प्रारंभिक समझ विकसित करने के लिए, सी चुनाव में वोट डालने के लिए या फिर डी रटने की क्षमता बढ़ाने के लिए। तो जो ग्राम पंचायत या नगर निगम के कार्यों की चर्चा की जाती है, स्थानीय स्वशासन और सामुदायिक जीवन की प्रारंभिक समझ विकसित करने के लिए, ठीक है? स्थानीय स्वशासन और जीवन की प्रारंभिक समझ विकसित करने के लिए। जैसे कि एक गांव या शहर
होता है, वहाँ पे जो है वो गाँव या शहर बनता कैसे है, उनमें पानी की व्यवस्था कौन करता है और बिजली की व्यवस्था कौन करता है, ये सभी के बारे में जो है चर्चा कार्यों में चर्चा की जाती है, जिससे जो है बच्चों में नागरिक चेतना जागृत होती है। आगे बढ़ते हैं। सामाजिक अध्ययन की अवधारणा सहयोग को ईवीएस में कैसे सिखाया जाता है? ए बच्चों को अकेले बैठकर पढ़ने को कहकर, बी समूह कार्य और सहयोगात्मक प्रोजेक्ट देकर, सी बच्चों के बीच कड़ी प्रतिस्पर्धा कराकर, या फिर डी बच्चों को एक दूसरे से बात करने पर दंड देकर। तो यहाँ पे आंसर होगा सामाजिक अध्ययन की अवधारणा सहयोग को ईवीएस में जो है समूह कार्य और सहयोगात्मक प्रोजेक्ट देकर जो है सिखाया जा सकता है। ठीक है, सहयोग का जो है लेक्चर देके बच्चों को कभी भी सिखाया नहीं जा सकता। लेओ vygotsky के अनुसार जो है अधिगम सिद्धांत के अनुसार जब बच्चे जो है समूहों में मिलकर काम करते हैं तो वो उनमें सहयोग की भावना स्वतः ही आ जाती है। आगे बढ़ते हैं। विज्ञान ईवीएस में प्रक्रिया कौशल प्रोसेस स्किल से क्या तात्पर्य है? ऑप्शन है आपका ए वैज्ञानिक तथ्य याद करने की क्षमता, बी वे तरीके और क्रियाएं जिनका उपयोग करके बच्चे जानकारी इकट्ठा करते हैं और दुनिया को समझते हैं, सी केवल प्रयोगशाला में काम करने का तरीका, या फिर डी सुंदर चित्र बनाने की कला। आपका यहाँ पे आंसर होगा प्रक्रिया कौशल से तात्पर्य है वे तरीके और क्रियाएं जिनका उपयोग करके बच्चे जानकारी इकट्ठा करते हैं और दुनिया को समझते हैं। ठीक है, विज्ञान जो होता है या फिर ईवीएस जो होता है केवल उनमें जो है तथ्यों का संग्रह नहीं होता, या फिर यह एक जो है खोजने की प्रक्रिया होती है, जिसमें जो है वैज्ञानिक जिन तरीकों का इस्तेमाल करके नई खोज करते हैं उन्हें जो है प्रक्रिया कौशल कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। एक बच्चा बगीचे में जाकर देखता है कि कुछ पत्तियों का किनारा चिकना है और कुछ का कांटेदार है। यह किस कौशल का उदाहरण है? ऑप्शन है ए मापन, बी अवलोकन कौशल, सी संवाद कौशल, या फिर डी परिकल्पना। यहाँ पे आंसर होगा आपका बी अवलोकन कौशल। एक बच्चा जो है बगीचे में जाकर देखता है कि कुछ पत्तियों का किनारा चिकना है, कुछ कांटेदार है, तो वो बच्चा क्या है खुद ऑब्जर्व करके वहां पे सीखेगा, देख के सीखेगा। ये क्या होगा, ये अवलोकन कौशल की श्रेणी में आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ईवीएस कक्षा में मानचित्रण कौशल मैपिंग स्किल बच्चों में किस चीज को विकसित करता है? ऑप्शन है आपका ये ए केवल सुंदर रंग भरने की क्षमता, बी स्थानों की सापेक्ष स्थिति और दिशाओं की समझ, सी ग्लोब के रटने की क्षमता, या फिर डी गणित की गणनाएं। तो जो मानचित्रण कौशल होती है बच्चों को जो है स्थानों की सापेक्ष स्थिति और दिशाओं की समझ विकसित करता है। ठीक है, मानचित्र जो है एक जो है कॉग्निटिव स्किल होता है, ये बच्चों में स्थानीय सोच विकसित करने में मदद करता है। वो जो है मैप को देख के दिशाओं का ज्ञान एवं उनकी सापेक्ष स्थिति को समझता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षक ने बच्चों को कई तरह के बीज दिए हैं और उन्हें आकार और रंग के आधार पर अलग अलग करने को कहा। यह गतिविधि किस कौशल का विकास कर रही है? ऑप्शन है ए वर्गीकरण कौशल, बी परिकल्पना बनाना, सी प्रयोग करना, या फिर डी भविष्यवाणी करना। तो जो शिक्षक ने बच्चों को कई तरह के बीज और आकार व रंग के आधार पर अलग अलग करने को कहा है, वो जो है ये गतिविधि वर्गीकरण कौशल वर्गीकरण कौशल क्लासिफिकेशन स्किल के अंतर्गत आता है। आगे देखते हैं। तुम्हें क्या लगता है अगर हम पौधे को धूप में नहीं रखेंगे तो क्या होगा? यह प्रश्न किस कौशल को बढ़ावा देता है? ए अवलोकन, बी परिकल्पना बनाना या फिर अनुमान लगाना, सी वर्गीकरण, या फिर डी मापन। आंसर है ये
परिकल्पना बनाना या फिर अनुमान लगाना। परिकल्पना जो होता है किसी भी समस्या का एक संभावित उत्तर या अनुमान होता है। संभावित उत्तर या फिर अनुमान होता है, ठीक है, जिसे अभी प्रयोग द्वारा परखा जाना बाकी होता है। जब बच्चा अपने पूर्व अनुभवों का उपयोग करके भविष्य में होने वाली किसी घटना का तार्किक अनुमान लगाता है, तो वह भविष्यवाणी कौशल का उपयोग करता है। आगे बढ़ते हैं। एक बच्चा विभिन्न पक्षियों की आवाज सुनता है और उन्हें उनके नाम के साथ जोड़ता है। इसमें कौन सी इंद्रिय कौशल शामिल है? ए दृश्य अवलोकन, बी श्रवण अवलोकन, सी स्पर्श अवलोकन या फिर डी ग्रहण अवलोकन। तो जो बच्चा है सुनता है तो वो होगा श्रवण अवलोकन। बच्चा जो है अगर चिड़ियों की आवाज सुन के उनके नामों में वर्गीकृत करता है तो वो क्या करता है? बच्चा जो उनकी आवाज सुनकर यानी वो क्या कर रहा है? वो श्रवण कौशल का अपना उपयोग कर रहा है। तो ये क्या होगा? श्रवण अवलोकन होगा। आगे देखते हैं। ईवीएस में डेटा व्याख्या कौशल का प्राथमिक रूप क्या है? ए बड़े-बड़े एक्सेल शीट बनाना, बी मौसम के चार्ट को देखकर यह बताना कि कौन सा दिन सबसे गर्म था, सी कठिन गणितीय सूत्र हल करना या फिर डी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग करना। तो जो ईवीएस डेटा व्याख्या कौशल का प्राथमिक रूप क्या है? मौसम के चार्ट को देखकर यह बताना कि कौन सा दिन गर्म था। आगे बढ़ते हैं। कौशल के विकास के लिए ईवीएस कक्षा का वातावरण कैसा होना चाहिए? कौशलों के विकास के लिए ईवीएस कक्षा का वातावरण कैसा होना चाहिए? ए शिक्षक केंद्रित, बी अन्वेषण और पूछताछ आधारित, सी सख्त और शांत या फिर डी पूरी तरह से किताबी। तो स्किल के डेवलप के लिए जो है स्किल्स के डेवलप के लिए ईवीएस जो क्लास में वातावरण कैसा होना चाहिए? अन्वेषण और पूछताछ आधारित होनी चाहिए, ठीक है, अन्वेषण और पूछताछ आधारित होनी चाहिए। कभी भी जो है शांत या फिर सख्त कक्षा में जहाँ पे केवल सिर्फ शिक्षक ही बोल रहा है और बच्चे सुन रहे हैं, वहां पे जो है कौशलों का विकास नहीं हो पाता, ठीक है। कौशलों के विकास के लिए जो है ऐसी कक्षा या फिर ऐसी वातावरण का विकास किया जाना चाहिए जहाँ पे बच्चों को जो है गलतियों का डर ना हो, ठीक है। उन्हें जो है सवाल पूछने, चीजों को खोलने, जोड़ने और खुद जो है खोज करने की जो है पूरी आजादी हो। आगे बढ़ते हैं। चीजें पानी में तैरती है या डूबती है? इस प्रयोग से बच्चा कौन सा कौशल सीखता है? ए केवल रटना, बी प्रयोग करना और निष्कर्ष निकालना, सी सुंदर लिखावट या डी कहानी सुनाना। तो जो चीजें पानी में तैरती है या डूबती है इसका प्रयोग से बच्चा जो है प्रयोग करना और निष्कर्ष निकालना सीखता है। जब बच्चा खुद पानी में पत्थर और लकड़ी डालकर देखता है तो वह एक वैज्ञानिक की तरह कार्य करता है और खुद अपना निष्कर्ष निकालता है कि पत्थर भारी होता है जो पानी में डूब जाता है और जो है लकड़ी जो है हल्की होती है जो पानी में तैरती है, ठीक है। आगे देखते हैं। अभिव्यक्ति कौशल ईवीएस में क्यों महत्वपूर्ण है? कम्युनिकेशन स्किल अभिव्यक्ति कौशल जो है ईवीएस में क्यों महत्वपूर्ण है? ए ताकि बच्चा जोर जोर से चिल्ला सके, बी ताकि बच्चा अपने अवलोकनों, विचारों और निष्कर्षों को दूसरे के सामने स्पष्ट रूप से रख सके, सी केवल वाद विवाद प्रतियोगिताएं जीतने के लिए या फिर डी शिक्षक को चुप कराने के लिए। यहाँ पे आंसर होगा आपका अभिव्यक्ति कौशल ईवीएस में महत्वपूर्ण है क्योंकि बच्चा अपने अवलोकनों, विचारों और निष्कर्षों को दूसरे के सामने स्पष्ट रूप से रख सके, ठीक है। जो ईवीएस या फिर साइंस होता है उसमें जो है खोज करना ही काफी नहीं होता है, अपनी खोज को दूसरों को स्पष्ट रूप से समझा पाना भी उतना ही जरूरी होता है।
कम्युनिकेशन केवल बोलकर नहीं होती। एक बच्चा अपने प्रोजेक्ट को ड्राइंग बनाकर, ग्राफ के जरिए या फिर नाटक या फिर लिखित रिपोर्ट के जरिए अभिव्यक्त कर सकता है। इसलिए बच्चों को जो है लैंग्वेज स्किल और आत्मविश्वास दोनों का विकास इसमें कम्युनिकेशन में स्किल में होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। ईवीएस की पाठ्य पुस्तकों में वास्तविक घटनाओं और कहानियों को शामिल करने का मुख्य सरोकार क्या है? ऑप्शन ए है पाठ्य पुस्तक को मोटा और आकर्षक बनाना। बी, बच्चों को एक समृद्ध संदर्भ प्रदान करना ताकि वे अपने अनुभवों से जुड़ सके। सी, बच्चों का मनोरंजन करना। या फिर डी, इतिहास का ज्ञान देना। ईवीएस की पाठ्यपुस्तकों में वास्तविक घटनाओं और कहानियों को शामिल करने का मुख्य सरोकार है बच्चों को एक समृद्ध संदर्भ प्रदान करना ताकि वे अपने अनुभवों से जुड़ सके। आगे देखते हैं। पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम में स्थानीय ज्ञान और को शामिल करने पर क्यों जोर दिया गया है? ऑप्शन है क्योंकि वैश्विक ज्ञान महत्वपूर्ण नहीं है। बी, इससे बच्चे का स्कूल और घर का जीवन जुड़ता है जिससे सीखना अर्थपूर्ण हो जाता है। सी, इससे शिक्षक को पढ़ाने में कम मेहनत करनी पड़ती है। या फिर डी, केवल गांव के बच्चों के लिए। आंसर होगा इससे जो है बच्चे का स्कूल और घर का जीवन जुड़ता है। जो स्थानीय ज्ञान होता है पर्यावरण अध्ययन में, इससे बच्चे का स्कूल और घर का जीवन जुड़ता है जिससे सीखना क्या हो जाता है, अर्थपूर्ण हो जाता है। जैसे कि हर क्षेत्र का अपना एक पारंपरिक ज्ञान होता है। जैसे राजस्थान में जल संरक्षण के तरीके या फिर आदिवासियों का जड़ी बूटियों का ज्ञान। जब स्कूल की किताबों में स्थानीय ज्ञान को जगह मिलती है तो बच्चे अपनी संस्कृति पर गर्व महसूस करते हैं और स्कूल की पढ़ाई उन्हें अपने जीवन में कटी हुई नहीं लगती है। ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ पे 28 क्वेश्चन। चीजें जो हम बनाते और करते हैं, चीजें जो हम बनाते और करते हैं, थीम का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए, बच्चों को कारीगर बनाना। सी, बी, करके सीखने और व्यवहारिक कौशलों के महत्व को समझना। सी, केवल चित्रकला सिखाना। या फिर डी, फैक्ट्रियों के बारे में रटाना। आपका आंसर होगा यहाँ पे चीजें जो हम करते हैं, बनाते हैं और करते हैं। ये जो है पर्यावरण को 6 थीमों में बांटा गया है जिसमें से ये क्या है, ये एक थीम होती 6 थीमों में एक थीम है थिंग्स वी मेक एंड डू थीम। इसका उद्देश्य है करके सीखने और व्यवहारिक कौशलों के महत्व को समझना। आगे बढ़ते हैं। प्राथमिक स्तर पर ईवीएस के पाठ्यक्रम का झुकाव कैसा होना चाहिए? ए, पूर्णतः शिक्षक केंद्रित। बी, पाठ्य पुस्तक केंद्रित। सी, बाल केंद्रित। या फिर डी, परीक्षा केंद्रित। आंसर है यहाँ पे प्राथमिक स्तर पर ईवीएस के पाठ्यक्रम का झुकाव होना चाहिए चाइल्ड सेंटर्ड, बाल केंद्रित होनी चाहिए। बाल केंद्रित शिक्षा के जनक कौन है? रूसो और डीवी, जॉन डीवी। ठीक है, बाल केंद्रित का अर्थ होता है शिक्षा प्रणाली, किताबें या फिर पढ़ने का तरीका बच्चे की उम्र, उनकी मानसिक क्षमता और उनकी रुचियों के अनुसार होना चाहिए। शिक्षक या किताब कक्षा के केंद्र में नहीं होने चाहिए बल्कि बच्चा जो है केंद्र में होना चाहिए। आगे देखते हैं। एनसीएफ 2005 ईवीएस में किस प्रकार के मूल्यांकन की वकालत करता है? ए, केवल वार्षिक लिखित परीक्षा। बी, सतत और व्यापक मूल्यांकन। सी, केवल मौखिक परीक्षा। या फिर डी, मूल्यांकन नहीं होना चाहिए। तो जो है एनसीएफ 2005 ईवीएस में सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की वकालत करता है। ठीक है, जो सीसीई है, सीसीई कंटिन्यूअस एंड कंप्रिहेंसिव इवोल्यूशन का अर्थ क्या है? बच्चे का मूल्यांकन साल में एक बार 3 घंटे की परीक्षा से नहीं होनी चाहिए। सतत का अर्थ होता है मूल्यांकन जो है सतत रूप से साल भर हमेशा चलती रहेगी, रोजमर्रा की गतिविधियों के साथ
वो जो है मूल्यांकन लगातार होती रहेगी। और व्यापक का अर्थ होता है केवल किताबी ज्ञान का नहीं, बल्कि जो है बच्चे का के खेल व्यवहार या फिर उनकी गतिविधियों का भी मूल्यांकन होना चाहिए। ठीक है, तो एनसीएफ 2005 ईवीएस में जो है सतत और व्यापक मूल्यांकन की वकालत करता है। आगे देखते हैं। पर्यावरण अध्ययन में हाशिए पर रहने वाले समुदायों की चर्चा में का क्या उद्देश्य है? ए. बच्चों को डराना। बी. सामाजिक न्याय और समानता के प्रति संवेदनशीलता विकसित करना। सी. राजनीति सिखाना। या फिर डी. पाठ्यक्रम को लंबा करना। आंसर है आपका ये सामाजिक न्याय और समानता के प्रति संवेदनशीलता विकसित कराना। हाशिए पर रहने वाले समुदाय वे हैं जिन्हें समाज ने विकास की मुख्य धारा से दूर रखा है। ठीक है, हाशिए पर रहने वाले समुदायों से तात्पर्य ये है जो समाज ने इन्हें विकास की मुख्य धारा से जो है दूर रखा है, जैसे कि आदिवासी हो गए, वनवासी हो गए, सपेरे या फिर घुमंतू जाति, ये सभी जो है हाशिए पर रहने वाले समुदाय होते हैं। ईवीएस में जो है इनकी कहानियां शामिल करने का उद्देश्य जो है बच्चों में यह समझ विकसित करना कि विकास के नाम पर इन लोगों के जंगल और रोजगार छीन रहे हैं, जिसे बच्चों में न्यायपूर्ण समाज के प्रति जो है संवेदनशीलता विकसित हो सके। आगे बढ़ते हैं। बच्चे के दिमाग में किसी अवधारणा के निर्माण में स्कीमा का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए है एक प्रकार की बीमारी। बी. जानकारी को व्यवस्थित करने की मानसिक संरचना या पैकेट। सी. केवल चित्र। या फिर डी. स्कूल का बैग। स्कीमा का तात्पर्य ये होता है कि जानकारी को व्यवस्थित करने वाली एक मानसिक संरचना या फिर पैकेट के रूप में होती है। स्कीमा शब्द का प्रयोग किन्होंने किया? जीन पियाजे ने। ठीक है, जीन पियाजे ने स्कीमा शब्द का प्रयोग किया था। ये जो है हमारे दिमाग में मौजूद ज्ञान के छोटे छोटे पैकेट या फिर फोल्डर होते हैं। उदाहरण के लिए हम जब पहली बार 4 पैर वाला कुत्ता देखता है तो उसके दिमाग में कुत्ते का स्कीमा बन जाता है। अब हमारी सारी अवधारणाएं इन्हीं स्कीमा के रूप में हमारे मस्तिष्क में संचित रहती है। यदि कोई बच्चा यह मानता है कि सभी पौधे हरे होते हैं, तो इस भ्रांति को तोड़ने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? ए. उन्हें रटने के लिए कहना कि लाल पौधे भी होते हैं। बी. उसे बगीचे में ले जाकर क्रोटॉन या फिर कोलियस जैसे गैर हरे पत्ते वाले पौधे दिखाना। या फिर सी. उन्हें गलत जवाब के लिए डांटना। या डी. उसकी बात को अनसुना कर देना। आपका आंसर होगा उन्हें जो है बगीचे में ले जाकर क्रोटॉन या फिर कोलियस जैसे गैर हरे पत्तों के पौधों को दिखाना। जो है बच्चों के कॉन्सेप्ट में हम बदलाव उनको सिर्फ बोलकर या फिर रटाकर या डांट कर नहीं कर सकते। बच्चों को जो है उनके पूर्व ज्ञान के विपरीत जो है उनको आंखों के सामने या मूर्त रूप से हम उनको उदाहरण देकर या फिर प्रत्यक्ष उनको दिखाकर उनकी जो है पुरानी अवधारणाओं को पीछे छोड़कर उनमें नई अवधारणाएं विकसित करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 34 क्वेश्चन। ईवीएस में संकल्पना मानचित्र का उपयोग क्यों किया जाता है? ए. कक्षा को सजाने के लिए। बी. विभिन्न अवधारणाओं के बीच संबंध और पदानुक्रम को दर्शाने के लिए। सी. केवल रास्ता खोजने के लिए। या डी. समय काटने के लिए। आंसर है बी. विभिन्न अवधारणाओं के बीच संबंध और पदानुक्रम को दर्शाने के लिए जो है संकल्पना मानचित्र कॉन्सेप्ट मैप का उपयोग किया जाता है। जो संकल्पना मानचित्र है जोसेफ नोवाक द्वारा विकसित एक टूल है। जोसेफ नोवाक द्वारा एक विकसित टूल है। ये जो है इसमें मुख्य विचार बीच में होता है और उससे जुड़े अन्य विचार जो है तीरों के माध्यम से जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, जैसे कि पौधा है, ये मुख्य विचार है
तो इनमें जो है अन्य विचार आते हैं कि पौधे में तना भी होता है, जड़ भी होता है, पत्ती भी होती है, फल भी होता है और फूल भी होते हैं। ये क्या है? ये अन्य विचार हैं। ये दिखाता है कि सारा ज्ञान आपस में कैसा जुड़ा हुआ होता है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। अवधारणा निर्माण के दौरान अमूर्त विचारों को समझने से पहले बच्चों को क्या चाहिए? ए गणित कठिन गणितीय सूत्र, बी मूर्त अनुभव और उदाहरण, सी विदेशी भाषा का ज्ञान, डी लंबे व्याख्यान। जो अवधारणा निर्माण के दौरान जो अमूर्त विचारों को समझने के लिए बच्चों को क्या चाहिए? मूर्त अनुभव और उदाहरण चाहिए होता है। ठीक है, मूर्त अनुभव और उदाहरण चाहिए होता है। जब तक कि बच्चा देखेगा नहीं किसी चीज को तो उसके दिमाग में वो माइंड मैपिंग नहीं कर पाएगा। ठीक है, और उसके दिमाग में उसका चित्र नहीं आ पाएगा, जिससे कि वो अमूर्त विचार कर ही नहीं पाएगा। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के अनुसार ये जो है 7 से 11 साल की अवस्था होती है। 11 साल की अवस्था या फिर मूर्त संज्ञानात्मक अवस्था में होता है। इस उम्र में बच्चा केवल उन्हीं चीजों पर तर्क कर सकता है जिसके बारे में वह अपनी आंखों जिसको जो है अपनी आंखों से देख कर या फिर छू सकता है। अमूर्त चिंतन जो है 11 से 12 साल में विकसित होना चालू होता है। इसीलिए प्राथमिक स्तर पर हम अमूर्त चीज को मूर्त उदाहरण से पढ़ाना चाहिए। ठीक है, अमूर्त चीज को जो है मूर्त उदाहरण से पढ़ाया जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, जब एक बच्चा नई जानकारी को अपने पुराने ज्ञान के साथ जोड़ता है और उसे समझ लेता है तो रचनावाद में इसे क्या कहते हैं? ऑप्शन है ए रटना, बी आत्मसातीकरण, सी विस्मरण या फिर डी नकल करना। आंसर होगा यहाँ पे बी आत्मसातीकरण। आत्मसातीकरण आत्मसातीकरण में जो है ये जो है जीन पियाजे के सिद्धांत का ये मुख्य हिस्सा होता है। ठीक है, जब बच्चा अपने मौजूदा ज्ञान के आधार पर नई दुनिया को समझता है तो उसे आत्मसातीकरण कहते हैं, या फिर अपने पुराने ज्ञान को नए ज्ञान के साथ जोड़ता है तो उसे आत्मसातीकरण कहते हैं। जैसे काले कुत्ते को जानने वाला बच्चा जब सफेद कुत्ते को देखता है, बच्चा जाता है कहीं पे, वो काले रंग का कुत्ता देखता है जिसके 4 पैर होते हैं, फिर वो जो है सफेद कुत्ता देखता है। ठीक है, फिर वो है सफेद कुत्ता देखता है तो वह उसे आसानी से कुत्ता मान लेता है। लेकिन जब पुरानी समझ में फिट नहीं होती तब बच्चा अपनी समझ में बदलाव करता है जिसे समायोजन कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। ईवीएस में अवधारणाओं को सिखाने के लिए सर्पिल दृष्टिकोण का क्या अर्थ होता है? ए गोल गोल घूमना, बी एक ही अवधारणा को अलग अलग कक्षाओं में बढ़ती हुई जटिलता के साथ बार बार पढ़ाना, सी एक बार पढ़ाकर छोड़ देना या फिर डी केवल सांप के बारे में पढ़ाना। तो जो ये ईवीएस में अवधारणाओं को सिखाने के लिए सर्पिल दृष्टिकोण का अर्थ होता है कि एक ही अवधारणा को अलग अलग कक्षाओं में बढ़ती हुई जटिलता के साथ बार बार पढ़ाना। ठीक है, इसमें जो है जेरोम ब्रूनर ने स्पाइरल करिकुलम की अवधारणा दी थी। सर्पिल दृष्टिकोण या फिर सर्पिल करिकुलम स्पाइरल करिकुलम की अवधारणा की इन्होंने दी थी, जेरोम ब्रूनर ने दी थी। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है कि पाठ्यक्रम एक सीधी रेखा में नहीं चलनी चाहिए। कोई टॉपिक होता है जिसे एक बार पढ़ाकर खत्म नहीं किया जा सकता। इसे कक्षा 3 में बहुत सरल तरीके से पढ़ाया जाता है, फिर उसके बाद थोड़ा जटिल होता है, कक्षा 4 में विस्तृत जानकारी होती है, उसके बाद कक्षा 5 में उसे गहराई से पढ़ाया जाता है। इसे क्या कहते हैं? सर्पिल या फिर स्पाइरल करिकुलम। अगला क्वेश्चन है, ईवीएस में बच्चों को उनके परिवार का वंश वृक्ष बनाने के लिए कहने का क्या उद्देश्य है?
ऑप्शन है ए ड्राइंग सिखाना, बी परिवार के सदस्यों के बीच संबंधों और पीढ़ियों की अवधारणा को समझना, सी केवल नाम याद करवाना या डी उम्र पूछना। तो जो ईवीएस में बच्चों को उनके परिवार का वंश वृक्ष बनाने के लिए कहने का उद्देश्य होता है परिवार को सदस्यों के बीच आपसी संबंधों और पीढ़ियों की अवधारणा को समझना। आगे बढ़ते हैं। सार्वजनिक संपत्ति की अवधारणा प्राथमिक स्तर पर कैसे सिखाई जाती है? ए पार्क, रेलवे स्टेशन और सरकारी स्कूल के उदाहरण देकर और उन्हें रख रखाव पर चर्चा करके, बी केवल प्राइवेट कारों के बारे में बात करके, सी बच्चों को खुद की चीजें खरीदने को कहकर या फिर डी देश का बजट बताकर। सार्वजनिक संपत्ति की अवधारणा प्राथमिक स्तर पर विकसित की जाती है पार्क, रेलवे स्टेशन, सरकारी स्कूल के उदाहरण देकर और उसके रख-रखाव पर चर्चा करके। आगे देखते हैं। कक्षा में लिंग रूढ़िवादिता से बचने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? ए लड़कों को ज्यादा महत्व देना चाहिए, बी लड़कों और लड़कियों दोनों को समान रूप से सभी कार्यों में भाग लेने के अवसर देने चाहिए, सी लड़कियों को केवल सिलाई सिखाना या लड़कों को रोने से मना करना। आंसर है लिंग रूढ़िवादिता से बचने के लिए जो है लड़कों और लड़कियों दोनों को समान रूप से सभी कार्य जैसे सफाई, खेल, विज्ञान प्रयोग में भाग लेने के अवसर देने चाहिए। जैसे कि जो चीजों के लिए किताबों में नहीं लिखी पर बच्चों के शिक्षक के व्यवहार से भी सीखते हैं। कुछ चीजें जो हैं किताबों में लिखी नहीं होती है बल्कि जो शिक्षक जो व्यवहार करता है उससे बच्चे सीखते हैं। यदि शिक्षक हमेशा भारी सामान उठाने के लिए जो है लड़कों को और रंगोली बनाने के लिए लड़कियों को बुलाता है, वो जेंडर बायस को बढ़ावा देता है। समानताएं स्थापित करने के लिए जो है भूमिकाओं को भी बदलना अनिवार्य होता है। आगे देखते हैं। किसी समुदाय में पानी की कमी पर चर्चा करना सामाजिक अध्ययन की किस अवधारणा को दर्शाता है? ए केवल विज्ञान, बी संसाधनों के बंटवारे में असमानता और सामाजिक आर्थिक प्रभाव, सी इतिहास, डी गणित। किसी समुदाय में पानी की कमी पर चर्चा करना सामाजिक अध्ययन की संसाधनों के बंटवारे में असमानता और सामाजिक आर्थिक प्रभाव को दर्शाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रोल प्ले ईवीएस में सामाजिक अवधारणाओं को पढ़ने की एक प्रभावी विधि क्यों है? ए क्योंकि यह समय की बर्बादी है, बी यह बच्चों को खुद को दूसरों की जगह रखकर सोचने का मौका देती है, सी क्योंकि इसे शोर होता है या फिर डी क्योंकि शिक्षक आराम कर सकता है। यह जो है ऑप्शन नंबर बी यह बच्चों को खुद को दूसरों की जगह रखकर सोचने का मौका देता है। विस्तृत इसका देखते हैं। जब कोई बच्चा रोल प्ले में एक ऐसे किसान की चरित्र निभाता है जिसकी फसल सूखे में बर्बाद हो गई है, तो वह किसान के मानसिक और आर्थिक संघर्ष को गहराई से समझ पाता है और उसके प्रति वह संवेदनशील होता है। आगे देखते हैं। 43 क्वेश्चन सांस्कृतिक विविधता का अर्थ प्राथमिक स्तर पर क्या है? ए सभी का एक जैसा दिखना, बी यह समझना कि अलग-अलग राज्यों में लोगों का खान-पान, पहनावा और त्योहार अलग-अलग होते हैं और उन सभी का सम्मान करना, सी केवल अपनी संस्कृति को बड़ा श्रेष्ठ मानना या फिर डी विदेशी भाषाओं को सीखना या फिर डी विदेशी भाषाओं को सीखना। आंसर है ये समझना कि अलग-अलग राज्यों के लोगों का खान-पान, पहनावा और त्योहार अलग-अलग होते हैं और उन सभी का सम्मान करना जो है सांस्कृतिक विविधता का अर्थ प्राथमिक स्तर पर होता है। आगे देखते हैं।
बाल्टी में कितने जग पानी आएगा? यह ईवीएस का कौन सा कौशल है? ऑप्शन ए अवलोकन, बी अनुमान लगाना या मापन कौशल, सी वर्गीकरण या फिर डी संवाद। ये जो है अनुमान या फिर मापन कौशल है। यदि हम किसी बच्चे को पूछे कि एक बाल्टी में कितना पानी आएगा, तो वो जो है अनुमान लगाएगा कि हाँ इतना आ सकता है या फिर इतना आ सकता है। तो ये क्या कहलाएगा? एक अनुमान कौशल या फिर मापन कौशल कहलाएगा। एक बच्चा गौरैया और कौवे की चोंच की तुलना कर रहा है। यह किस प्रकार की प्रक्रिया कौशल का हिस्सा है? ए भविष्यवाणी करना, बी तुलना करना और भेद करना, सी प्रयोग करना या डी मापना। तो जो बच्चा जब गौरैया और कौवे की चोंच की तुलना करता है, तो वो जो है तुलना करना और भेद करना कौशल का हिस्सा है। यदि कोई बच्चा एक सप्ताह तक प्रतिदिन अपने क्षेत्र के तापमान और मौसम को एक चार्ट में नोट करता है, तो वह कौन सा कौशल विकसित करता है? ए संवाद, बी आंकड़े एकत्र करना और रिकॉर्डिंग कौशल, सी परिकल्पना बनाना या फिर डी वर्गीकरण। जब एक बच्चा जो है एक सप्ताह का प्रतिदिन अपने क्षेत्र के तापमान और मौसम का एक चार्ट बनाता है, तो वो जो है आंकड़े एकत्र करता है और उसकी रिकॉर्डिंग करता है। वह कौन सा कौशल विकसित करेगा? आंकड़े एकत्र करना और रिकॉर्डिंग कौशल अपना विकसित करेगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। अपनी कक्षा का एक कच्चा नक्शा बनाना और उसमें ब्लैक बोर्ड खिड़की की दिशा दिखाना किस कौशल का विकास है? ए चित्रकला कौशल, बी स्थानिक समझ और मानचित्रण कौशल, सी मापन कौशल या फिर डी अवलोकन कौशल। तो जो ये है अपनी कक्षा का एक कच्चा नक्शा बनाना और उसे ब्लैक बोर्ड और खिड़की की दिशा दिखाना जो है स्थानिक समझ और मानचित्रण कौशल का विकास करना है। आगे देखते हैं 48 क्वेश्चन। अगर जंगल खत्म हो जाए तो क्या होगा? ये प्रश्न बच्चों में कौन सा कौशल विकसित करता है? ए रटने का कौशल, बी अपसारी चिंतन और भविष्यवाणी कौशल, सी लिखने का कौशल और या फिर डी चुप रहने का कौशल। तो जो है अगर जंगल खत्म हो जाए और तो क्या होगा? ये जो है अपसारी चिंतन का प्रश्न होता है, जो ओपन एंडेड क्वेश्चन है। ये ओपन एंडेड, जिससे जो है बच्चा अपसारी चिंतन करेगा और भविष्यवाणी कौशल का इसमें विकास होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी समस्या को हल करने के लिए समूह में एक साथ मिलकर काम करना कौन सा कौशल है? ए व्यक्तिगत कौशल, बी सामाजिक कौशल और सहयोगात्मक अधिगम, सी प्रायोगिक कौशल या फिर डी संज्ञानात्मक कौशल। किसी समस्या को हल करने के लिए समूह में एक साथ मिलकर काम करना जो है सामाजिक कौशल और सहयोगात्मक कौशल का उदाहरण है। आगे बढ़ते हैं। बच्चों के प्रक्रिया कौशलों का सबसे अच्छा आकलन कैसे किया जा सकता है? ए केवल लिखित बहुविकल्पीय प्रश्नों द्वारा, बी बच्चों को कोई हैंड्स ऑन गतिविधि या प्रोजेक्ट करते हुए देखकर, सी उनसे निबंध लिखवाकर, डी उन्हें घर पर काम देकर। तो जो है बच्चों में प्रक्रिया कौशल का सबसे अच्छा आकलन कैसे किया जाता है? बच्चों को हैंड्स ऑन गतिविधि या फिर प्रोजेक्ट करते हुए देखकर जो है उनकी प्रक्रिया कौशल का सबसे अच्छा आकलन किया जाता है। बच्चों को जो है हैंड्स ऑन या फिर प्रैक्टिकल देकर हम ये जांचते हैं कि क्या बच्चे जो है मापन कौशल उनमें विकसित हुआ है, या फिर आप उससे परीक्षा में यह नहीं पूछ सकते कि मापन की परिभाषा लिखो। आपको उसे एक स्केल और पत्ती देनी पड़ेगी वहां पे, और उसे चुपचाप उसका अवलोकन करना होगा। वह जो है स्केल को सही तरीके से पकड़ कर जो है पत्ती को माप पा रहा है या नहीं,
ये जो है कौशलों का आकलन हमेशा प्रदर्शन के आधार पे होते हैं। जो प्रक्रिया का कौशल रहता है, उसका जो मापन जो है हमेशा एक प्रदर्शन या फिर प्रैक्टिकल के द्वारा ही होता है। तो जो बच्चों में प्रक्रिया कौशलों का सबसे अच्छा आकलन होता है, बच्चों को जो है हैंड्स ऑन गतिविधि या फिर प्रोजेक्ट करते हुए देख देखना। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको पसंद आया होगा तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।